अब मित्रों, हम रीतिकाल के बारे में हमने जाना। रीतिकाल की जो रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा के बारे में जाना। अब रीतिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में तो हमने जान ही लिया था। श्रृंगारिकता है, अलंकारिकता है, भक्ति और नीति, ब्रज भाषा की प्रधानता है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ इसमें, मुक्त काव्य रचना हुई इसमें। अब रीति की परंपरा कैसे आती है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जाने की। भक्ति काल के जो कविगण हैं, बहुत मशहूर और बहुत जो जिनसे भक्ति काल को एक आधार मिलता है, वहाँ पर रीति काव्य कैसे कैसे हम देख सकते हैं। तो ये रीति की परंपरा कैसे आती है वो हम देखते हैं कि भक्त कवियों में जो सूरदास की साहित्य लहरी में खंडिता, अभिसारिका, वासक सज्जा, मध्या, धीरा, क्रिया, विदग्धा आदि की जो रमणीय चित्र है और नायिका भेद की कसौटी पर खड़े उतरते हैं। मतलब वहाँ रीति काल कैसे धीरे धीरे पंजे पसार रहा है, और या भक्ति काल में रीति काल के पग चिन्ह कैसे कैसे हमें मिलते हैं। अगर हम वो देखें तो तुलसी का जो बरवे रामायण है वो अनेक छंदों अलंकारों को दृष्टि में रखकर लिखा गया, जो रीति काल मशहूर हुआ बाद में रक्षण ग्रंथों के लिए। तो तुलसी के बरवे रामायण में इसके पग चिन्ह हमें मिलते हैं। रहीम की रचना बरवे नायिका भेद और नगर शोभा भी रीति के ही ग्रंथ हैं। मैंने आप लोगों को बोला है ना कि कोई भी जो काल है वो पूरी तरह से एक केंद्रीय भाव को लेकर नहीं लिखा गया। जैसे आदिकाल में ऐसा नहीं कि भक्ति काल की रचना नहीं हुई, गुरु गोविंद सिंह वहाँ रचना कर रहे थे। चंडी चरित्र और वगैरह सब जो भक्ति काल में आता है वो आदिकाल से ही अगर समय रेखा देखी जाए तो शुरू हो जाता है। तो भक्ति काल के जो कविगण हुए उसमें ऐसा नहीं था कि रीति काल के पग चिन्ह नहीं थे। तो वो रीति काल के पग चिन्ह कैसे हम उनको चिन्हित कर सकते हैं उसके बारे में हम अभी देख रहे हैं कि रहीम की जो रचना है बरवे नायिका भेद और नगर शोभा भी रीति के ही ग्रंथ है। अच्छा, नंददास ने जो रसमंजरी में नायिका भेद निरूपण लिखा, या भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर ही उन्होंने जो नंददास ने लिखा है ना वो रीति काल के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर ही नायिका भेद निरूपण जो है उसको हम चिन्हित कर सकते हैं। रीति काल के कवियों ने रीति निरूपण में श्रृंगार रस और नायिका भेद के लिए भानुदत्त की रस मंजरी तथा रस सामग्री और रसों के भेद उपभेद के लिए उन्हीं की रस तरंगिणी को ही आधार बनाया है। इसी तरह जयदेव का चंद्रलोक और अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद था शायद, हाँ कुवलयानंद। जयदेव का चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद इस युग के कवियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहा। मोहनलाल मिश्र का श्रृंगार रस सागर ग्रंथ भी इसी समय रचा गया। ये सब रीतिकालीन साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियां थी जो उस समय मिलती हैं, और हमें कह सकते हैं कि ये रीतिकाल के पग चिन्ह थे। अब रीतिकाल का प्रवर्तन, क्योंकि आप लोगों के प्रश्न पत्रों में लघु प्रश्न पत्र भी है, तो लघु प्रश्न पत्र के रूप में ये सब बहुत जरूरी है जानना कि रीति की परंपरा या भक्ति काल में हम रीति परंपरा के पग चिन्ह कहाँ देख सकते हैं। तो वो आप जैसा मैंने भी बताया उसको आप चिन्हित कर सकते हैं। और अगर पूछा जाता है कि रीतिकाल का प्रवर्तन क्या है, कैसे कैसे हुआ, तो उसके जवाब के लिए, उसके उत्तर के लिए आप इस प्रकार इसको देख सकते हैं कि शुक्ल जी ने रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय चिंतामणि को दिया। ठीक है, शुक्ल जी का मानना था कि आगे कवियों में केशव की परंपरा का अनुसरण नहीं किया गया। वे कहते हैं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने तो किया, पर रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवेश केशव की कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे चला। ठीक है, वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। चिंतामणि से चलने वाली परंपरा केशव से भिन्न थी, इसलिए रीतिकाल की परंपरा का आरंभ चिंतामणि से ही मानना तर्कसंगत है। शुक्ल जी ने रीतिकाल का परिवर्तन का जो श्रेय है वो चिंतामणि को दिया है। ठीक है, तो ये बात याद रखने की, ये बात हमेशा याद रखिए। डॉक्टर नगेंद्र ने शुक्ल जी का विरोध करते हुए कहा कि रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय केशव को है।
और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जिनके बारे में मैंने बताया कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था रीतिकाल पे। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकालीन साहित्य को 3 भागों रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त में विभक्त किया। मैंने बताया था ना रीतिबद्ध क्या है, रीति सिद्ध क्या है, और रीतिमुक्त अर्थात स्वच्छंदता वाली धारा क्या है। तो वो कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि रीतिकालीन साहित्य 3 भागों में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त में विभक्त किया गया। डॉक्टर नगेंद्र रीतिबद्ध कवियों को रीतिकार या आचार्य कवि तथा रीतिसिद्ध कवियों को रीतिमुक्त कवि मानते हैं। ठीक है। अब रीतिबद्ध काव्य जो थे उसके क्या क्या लक्षण और क्या क्या उदाहरण, इसके बारे में मतलब बता ही दिया था। इस काव्यधारा में वे कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की और रीतिकाल के आचार्यों एवं कवियों ने मुक्तक, काव्य रूप और ब्रज भाषा का प्रयोग किया।